हेलो विद्यार्थियों, नवीन विद्यापीठ के ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के भूगोल के एक बिंदु अक्षांश एवं देशांतर के बारे में समझेंगे। अक्षांश एवं देशांतर, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखाएं अपन किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लो मैं एक सर्किल बनाता हूं, इसको अपन ने पृथ्वी मान लिया। ठीक है, प्रमुख अक्षांश वृत्त बनाते हैं अपन। ये मैंने एकदम बीच में इसके रेखा खींच दी। ये रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करेगी, जिसे अपन कहेंगे भूमध्य रेखा। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है, पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित करती है। इसके दोनों साइड के क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध तथा इसके दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इंग्लिश में अपन कहेंगे इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये है अपने 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और ये सबसे बड़ा अक्षांश रेखीय वृत्त होता है, भूमध्य रेखीय वृत्त। इसके बाद में दोनों साइड अपने इसको डिफाइन कर दिया कि इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित रहता है। अब अपन प्रमुख अक्षांश वृत्तों की बात करते हैं। ये 0 डिग्री और इधर एक रेखा खींचता हूं मैं 23.5 डिग्री पे उत्तर में, और एक रेखा इधर खींचता हूं मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ या दक्षिण में। अब इन रेखाओं को अपन ने 23.5 डिग्री ही क्यों खींचा? क्योंकि पृथ्वी का अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए ये सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ एक निश्चित कक्ष में सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण अपन ने कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर में माना है और 23.5 डिग्री दक्षिण में अपन ने भूमध्य रेखा को मकर रेखा को माना है। यह है अपने मकर रेखा, यह है अपने कर्क रेखा। प्रमुख अक्षांश वृत्तों की बात कर रहे हैं अपन। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो साढ़े 66 डिग्री उत्तर तथा 66.5 डिग्री दक्षिण। ऊपर वाले वृत्त को अपन बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। और क्योंकि ये आर्कटिक सागर के पास में है, और इसे अपन बोलेंगे
अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि ये जो वृत्त है ये अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में है। ठीक है, और ऊपर अपने ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अब अपन बात करें अक्षांश रेखाएं कुल होती कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो कुल अक्षांश अपन देखें तो होते हैं, कुल अक्षांश 181, और अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें ये होती है अपने 179। अब ये दो का डिफरेंस कैसे आया भाई, ये जो उत्तर के अंदर और दक्षिण के अंदर दो है ये सिर्फ डॉट ही होते हैं, ये रेखाएं नहीं होती है। तो ये अक्षांश रेखाओं की अगर अपन बात करें तो अक्षांश रेखाएं होंगे 179, और कुल अक्षांशों की बात करें तो अपने होंगे 181। अब अपन इन्हीं अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को कटिबंधों में विभाजित कर सकते हैं। जलवायु कटिबंध, ठीक है। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक का एरिया और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक का एरिया, ये जो एरिया है ये आएगा अपने उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में आने के पीछे का कारण क्या है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती है, और सीधी किरणें पड़ने के कारण 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक हमेशा उष्ण कटिबंध रहता है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। इससे अपन अगर ऊपर की बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, यहां तक की बात करें अपन इस एरिया की, तो इस एरिया में अपने शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है या शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण का मतलब है सर्दी भी शुरुआत हो जाएगी और गर्मियां भी पड़ती है, मतलब दोनों ऋतु बराबर अपना इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, और इससे ऊपर अपन अगर कटिबंध या जलवायु की बात करें तो ये शीत कटिबंध का क्षेत्र है और ये भी शीत कटिबंध का क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पर हर समय बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है, अब अपन बात करें मुख्य देशांतरों की। ये तो प्रमुख अक्षांशों की बात हो गई ऊपरा ऊपरी। प्रमुख देशांतर, अक्षांश रेखाओं का पता चल गया अपने को, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है और सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहेंगे? कटिबंध। देखो एक बार मैं वापस अक्षांश रेखाओं की थोड़ी बात कर लेता हूं। ये जो क्षेत्र है ये कटिबंध होता है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अपने होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन देशांतर की बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा अपन कहते हैं। देखो याद रखने के तरीके में अपन बोले अक्षांश को लिखते ऐसे हैं,
तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्षांश हो गया। ए लिखने की कोशिश करते हैं। अगर देशांतर में लिखूं तो ये देखो उत्तर से दक्षिण। इस ट्रिक से आपको कभी इनकी दिशा में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब अपन बात करें कि देशांतर रेखाओं का मुख्य काम क्या होता है, अक्षांश रेखाओं का ही मुख्य काम क्या होता है। तो अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य होता है किसी स्थान की स्थिति निश्चित करना कि अपना जो देश भारत है वो ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। भाई जैसे मान लो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तर में भी है, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तो दक्षिण में भी है। अपना भारत किस तरफ है, तो अपना भारत उत्तर की तरफ। तो इनको निश्चित करने के लिए कि भाई अपना भारत वास्तव में ग्लोब पे है कहाँ, कौन सी दिशा में कहाँ स्थित है, इसलिए अपने को मुख्य रूप से अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है। देशांतर रेखाओं की जरूरत होती है पृथ्वी पर समय का निर्धारण करने के लिए कि भाई एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस पे समय क्या हुआ। भाई पूरी पृथ्वी का समय तो एक रहता नहीं है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो जो पूर्व के देश है उनका समय आगे रहता है, और जो पश्चिमी देश है वेस्टर्न कंट्री है उनका समय हमेशा पीछे रहता है। तो समय का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण अपने देशांतर रेखाओं का रोल होता है। देशांतर रेखाएं होती कितनी है, ये 0 मान लेता हूं मैं इसको। अक्षांश तो अपने हो गई 181, 179। देशांतर अपने होंगे पूरे 360। ठीक है, ये सारे अर्धवृत्त होते हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूरे वृत्त होती है। सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होता है, सबसे छोटा वृत्त ध्रुवों पे बिंदु रूपा होता है, बिंदु के रूप में होता है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब इनका मुख्य कार्य होता है पृथ्वी पर समय निर्धारण। जैसे मान लो पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक चक्र पूरा करती है, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूर्णन करेगी, तो 360 में 24 का भाग दो, जाएगा 15 डिग्री। मतलब पृथ्वी को 1 घंटे में 15 डिग्री घूमना पड़ता है। अब इस हिसाब से अपन बात करें कि पृथ्वी का एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी अगर एक देशांतर को पार करेगी या सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करेगी तो उनको 4 मिनट का समय लगेगा। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। और इसी के आधार पर अपन समय का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लो भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो भारत अपने ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की बात है ना, तो यहां से शुरू कर लो आप, लगभग इस टाइप का, है ना। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 82.5 डिग्री। अब इस आधार पे भारत का जो समय निकल के आता है, अपनी जो मुख्य समय रेखा मानी गई है पूरे विश्व के लिए वो है 0 डिग्री देशांतर, जो अपने ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है। इसी के आधार पर इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है।
इस रेखा से पूर्व के जो देश है उनका समय आगे रहेगा प्लस में, और इस ग्रीनविच रेखा से पीछे के जो देश है उनका समय हमेशा पीछे रहेगा। अब अपन ने बात की अभी कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री अगर घूम के भारत तक अपना प्रकाश पहुंचाएगा सूर्य, तो 5.5 घंटे आगे रहेगा, क्योंकि अपन जो है वो ग्लोब में पूर्व की तरफ है और पृथ्वी का जो घूर्णन की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो पूर्व के जो देश हैं वो अपने आगे रहेंगे। तभी तो अपन जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम जापान पे गिरती है ना। इस आधार पे सामान्य रूप से अपन ने ऊपरा ऊपरी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने की कोशिश की। आगे की कक्षाओं में अपन इन्हीं बिंदुओं को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।